स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीवों में जनन चैप्टर क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। आइए हम लोग समझते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट कट में इनको हम लोग समझेंगे और कुछ ही समय में हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन और क्लास 12 है और यूनिट जो है, यूनिट क्या है, यूनिट 1 है। यूनिट का नाम है जनन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जनन को ही समझेंगे, जनन क्या होता है। जनन के बाद हम लोग लाइफ स्पैन, इनका पहला टॉपिक है जीवन अवधि, इनको समझेंगे। फिर इनके बाद अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे और लैंगिक का प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग मध्य चक्र, मासिक चक्र, असंग जनन वगैरह, अनिषेक जनन वगैरह सब पढ़ते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-4 मार्क्स का जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो पहला हम लोग समझेंगे जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन वर्ड जो है ये 2 वर्ड से बनी होती है, री प्लस प्रोड्यूस, री प्लस प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। तो री मतलब क्या होता है, बार बार या पुनः, और प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, बनाना। तो सजीवों का जो रिप्रोडक्शन है वो लक्षण है। तो सजीव क्या करता है कि एक सजीव है तो वो क्या करेगा, अपने ही जैसे दूसरे सजीव को रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब बनाएगा ना। इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो भी सजीव है उन सभी में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। इंग्लिश में लिखा द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इनका परिभाषा आप अलग से भी दे सकते हैं। इनका परिभाषा और क्या होगा, नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। और ये परिभाषा क्या हो जाएगा, वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। तो ये भी इनका परिभाषा हो सकता है। ठीक है, तो जनन समझ में आ गया होगा। जनन का प्रकार 2 है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, इनको समझेंगे। जन्म तथा प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म होता है, इनके बाद क्या होता है, मृत्यु होता है। लेकिन मृत्यु भी 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया आर्टिफिशियल, एक हो गया प्राकृतिक। नेचुरल डेथ किनको बोलते हैं, जो 50 साल हो गया, किसी का 60 साल हो गया है, इनके बाद वो कोई बीमारी से वो उनका मृत्यु हो गया, उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल डेथ बोलेंगे, प्राकृतिक मृत्यु बोलेंगे। और किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई सुसाइड कर लिया ना, किसी को गोली मार दिया, तो ये सब जो है, ये सब कौन सा डेथ हो गया, आर्टिफिशियल डेथ हो गया। इनको हम लोग प्राकृतिक मृत्यु नहीं बोलेंगे। तो जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि, मतलब जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच जितना दिन वो जीता है, जितना दिन की जो अवधि है, उसी अवधि को क्या बोलेंगे, जीवन अवधि बोलेंगे। समझ में आ गया। उसी अवधि को बोलते हैं जीवन अवधि या लाइफ स्पैन बोलते हैं। और कुछ जीवों के जीवन अवधि को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है गाय, 18 से 22 साल तक जीता है। हाथी हो गया 60 से 70 वर्ष, गुलाब 5 से 7 वर्ष, कछुआ 150 साल, केला है 10 से 15 वर्ष, तोता 140 साल, तितली 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, और देख लेते हैं फ्रूट फ्लाई जो है 40 से 50 दिन हो गया। कौवा मतलब कौवा 15 साल, मनुष्य 65 से 70 साल। लेकिन कुछ मनुष्य जो है कुछ 100 साल से भी ज्यादा जीता है ना, अभी भी है कुछ। तो मनुष्य 65 से 70, ये अप्रोक्स दिया हुआ। ठीक है, हॉर्स कितना हो जाएगा, 25 से 30 साल, बरगद 200 से 300, और कहीं कहीं बरगद का जीवन अवधि 300 से 500 साल भी दिया गया। ठीक है, तो हमको 200 से 300 याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जनन के प्रकार पढ़ेंगे। जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इनको, और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन में देखिए क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है ना। दूसरा अंतर है युग्मक बनता है, गैमीट इसमें क्या होता है, बनता है। लैंगिक जनन में 2 युग्मक बनता है, एक नर युग्मक और दूसरा बनता है मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु मनुष्य में, और मादा युग्मक का अंडाणु। शुक्राणु हो गया, इधर क्या हो गया, अंडाणु हो गया। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता। ठीक है, अगला अंतर है समसूत्री और सूत्री, दोनों विभाजन का प्रक्रिया इसमें लैंगिक प्रजनन में होगा, लेकिन अलैंगिक में क्या होगा, केवल समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनक से भिन्न होता। लैंगिक जनन में जो भी संतति होगा वो क्या होगा, जनक से भिन्न होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होता है वो क्या होता है, अपने जनक के समान ही होता है ना, इसलिए इनको क्लोन भी कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं,
क्लोन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग अलग जनन के प्रकार को देखेंगे, इनका विधि देखेंगे। तो आइए समझते हैं मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 6 इसका मेथड है। कौन कौन है? विखंडन है, मुकुलन है, खंडन है, बीजाणु जनन है, पुनरुद्भवन है, कायिक जनन है। ठीक है, फ्यूजन बोलते हैं, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये 6 इनका विधि हो गया। 6 विधि को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। पहला विखंडन है। तो विखंडन में क्या होता है? जनक का शरीर जो है या तो 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। ध्यान दे यहाँ पे। समझ में? विखंडन में क्या होता है? जनक का शरीर जो है या तो 2 भागों में बटेगा या तो 2 से अधिक भागों में ना। कैसे बटेगा? तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस विभाजन करता है। उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव क्या होता है? विभाजन का प्रक्रिया उसमें होता है। तो विखंडन को 2 वर्गों में बांटा गया। बाइनरी फ्यूजन, इसको बोलते हैं द्विविभाजन। तो ये इसका उदाहरण अमीबा हो जाएगा। इसमें जो जनक का शरीर होता है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा का शरीर जो है, अमीबा का जो कोशिका है वो क्या होता है? उसके अंदर केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है और कोशिका द्रव भी 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से एक अमीबा सेल जो है वो 2 नई अमीबा कोशिका का निर्माण कर देता है। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन भी सेम है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? इसमें केंद्रक जो है वो कई भागों में बढ़ जाता है, कई भागों में विभाजित होता है, 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है और नई नई कई प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब है मुकुलन। तो मुकुलन को समझ लेते हैं, क्या होता है? बर्डिंग। ठीक है, क्या होता है समझते हैं? बर्डिंग बोलते हैं इसको। इसका उदाहरण यीस्ट हो जाएगा, यीस्ट और हाइड्रा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? जो जनक का शरीर होता है, पेरेंट सेल जो होता है, उसमें क्या होता है? बर्ड्स निकलता है। क्या निकलता है? बर्ड्स, कली निकलता है। उसी बर्ड्स के द्वारा क्या होता है? नई संतति का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा में देखे होंगे आप लोग, इस तरह से छोटा सा क्या निकलता है? बर्ड्स निकलता है ना। और यही बर्ड्स क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ करके ये बर्ड्स बड़ा हो जाएगा और यही बर्ड्स टूट करके नई हाइड्रा का निर्माण कर देगा। ये सब हम लोग डीपली पढ़ चुके हैं, अभी शॉर्टकट में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम खंडन की बात करेंगे। खंडन में क्या होता है? जो जनक का शरीर होता है वो 2 भागों में टूट जाता है या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है ना। टूटने के बाद जो टूटा हुआ पार्ट्स होता है, उसी पार्ट से नया संतति का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में क्या है? स्पाइरोगायरा है, प्लेनेरिया है। ठीक है, समझ में आया। इनके बाद है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। उदाहरण इनका राइजोपस है। तो राइजोपस जो एक शैवाल है, इसमें क्या होता है? स्पोर का निर्माण होता है, छोटे छोटे बीजाणु का निर्माण होता है। जब वो पुटिका से फट करके बीजाणु नीचे गिरता है तो उसी से क्या होता है? नया नया स्पाइरोगायरा का निर्माण, सॉरी नया नया राइजोपस का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से स्पोर के माध्यम से क्या होता है? बीजाणु जनन का प्रक्रिया समाप्त होता है। पुनरुद्भवन क्या होता है? रीजनरेशन क्या होता है? जो टूटा हुआ भाग है, चाहे प्लांट्स में हो चाहे कुछ जंतु भी है, छोटे छोटे जंतु है ना, टूटा हुआ पार्ट क्या होता है? टूटा हुआ पार्ट दोबारा उसमें डेवलप कर जाता है। कुछ पौधा है जिसमें टूटा हुआ भाग क्या होता है? नया, वहां से नया पौधा निकलता आया, नया भाग वहां से डेवलप कर जाता है। तो उसको हम लोग पुनरुद्भवन बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे, मतलब रिपेयर होने का क्षमता है इसके अंदर। ठीक है, कायिक जनन क्या होता है? तो कायिक जनन जो है वो कायिक भाग में होता है पौधा का। कायिक भाग क्या पौधा का? तो रूट, स्टेम, लीफ। और पुष्पीय भाग भी बताए थे पौधा का। पुष्पीय भाग में बताए थे क्या? पुमंग बताए थे, जांग बताए थे, बाह्यदलपुंज, दलपुंज बताए थे। लेकिन कायिक भाग जो है इसका 3 भाग है, रूट, स्टेम, लीफ। तो रूट के द्वारा जो प्रजनन होगा जिंगर में होता है, ये स्टेम द्वारा होगा पोटैटो में, लीफ द्वारा ब्रायोफिलम में होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? कायिक प्रजनन होता है। कर दे यहां से। तो इसी चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला है सजीव पर्जक और अंडपर्जक में अंतर, और दूसरा हम लोग देखेंगे मध्य चक्र और मासिक चक्र में अंतर। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से देखेंगे सजीव पर्जक क्या होता है और अंडपर्जक क्या होता है। तो सजीव पर्जक उसको बोलते हैं जो बच्चे को जन्म देता है, उनको क्या बोलते हैं? सजीव पर्जक बोलते हैं। और अंडपर्जक किसको बोलते हैं? जो अंडे देता है उनको क्या बोलेंगे? अंडपर्जक बोलेंगे। तो बहुत इजी है सजीव पर्जक, अंडपर्जक। सजीव पर्जक का उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता वगैरह हो जाएगा। और अंडपर्जक का मुर्गी हो गया, चिड़िया, सांप, मेढक आदि जो अंडे देता हो उनको क्या बोलते हैं? अंडपर्जक बोलते हैं ना। तो अंडपर्जक, सजीव पर्जक बहुत ही इजी है, समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम लोग मध्य चक्र और मासिक चक्र के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मासिक चक्र जो हम लोग तीसरा चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, मानवजनन चैप्टर में इनको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इनका अंतर देखेंगे। तो मध्य चक्र क्या होता है? यह नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि में ये होता है। ठीक है, लेकिन जो मासिक चक्र होता है ये प्राइमेट्स जैसे मनुष्य हो गया, कपी हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया आदि, इन सभी में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र होता है। यहां से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है। ठीक है, और यहां से भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है। इससे पिछले वर्ष में यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया था। ठीक है,
इसको याद रखेंगे। तो पहला अंतर क्या है, गाय कुत्ता बिल्ली घोड़ा आदि में क्या होता है, मध्य चक्र होता है, और इसमें क्या हो गया, गोरिल्ला चिंपैंजी मनुष्य कपी आदि में मासिक चक्र होता है। ठीक है, अब होता क्या, देखो मध्य चक्र में क्या होता है, ये एक वर्ष में 1 या 2 बार होता है। तो गाय सब क्या होता है, देखते हैं हम लोग 6 महीना 7 महीना पे एक बार वो गाय में क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह होता है, मतलब मध्य चक्र उसमें ओस्टर साइकिल होता है। ठीक है, गाय 1 साल में क्या होता है, 10 महीना में एक बार बच्चा देती है, 10 महीना तक, इसके बाद 6 महीने के बाद बच्चा देगी ना, इस तरह से होता है। बकरी हो गया तो बकरी क्या होता है, 6 महीना में उसका गेस्टेशन पीरियड होता है, 6 महीना के बाद वो बच्चा देती है, या 3 महीना के बाद देती है ना, इस तरह से अलग अलग होता है। एक वर्ष में क्या होगा, या तो 2 बार होगा, या तो 1 बार होगा, या तो 6 महीना पे होगा, या तो 1 साल में 1 बार होगा। ठीक है, तो मध्य चक्र जो होता है 1 वर्ष में 2 बार या 1 बार होता है, लेकिन जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिनों का चक्र है, और ये प्रति माह दोहराता है। मनुष्य में, गोरिल्ला और चिंपैंजी सभी में क्या होता है, ये 28 दिनों का चक्र होता है, और प्रत्येक मंथ होता है। अब स्टार्ट कब होता है, ये तो स्टार्ट होता है फीमेल्स में 11 से 12 वर्षों में ये स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है इसको मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, और ये बंद कब हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है रक्त स्त्राव नहीं होता है, अवशोषित हो जाता है। तो ओस्टर साइकिल में क्या होता है, जो कुत्ता बिल्ली गाय वगैरह में जो होता है ये चक्र, इस चक्र में ब्रीडिंग नहीं होता है। ब्रीडिंग जो होता है एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है ना, जहां से ब्रीडिंग के रूप में वो बाहर निकलता, वो इनमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, गर्भाशय के अंदर ही क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 3 से 5 दिनों तक क्या होता है, ब्रीडिंग होता है, जो एंडोमेट्रियम का दीवार होता है और कुछ टिश्यूज वगैरह होता है, वो क्या होता है, बाहर रिलीज होता है ब्लड के रूप में। 3 से 5 दिन तक क्या होता है, ब्रीडिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था मध्य चक्र और मासिक चक्र में अंतर। ठीक, अब हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनको थोड़ा सा डीपली हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या होता है ये। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लैंगिक प्रजनन होता क्या है, तो इसमें नर और मादा मिलता, सभी को पता होगा। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का युग्मक जो है, जो गैमिट है, शुक्राणु अंडाणु है, उनके संलयन के पश्चात जो संतति प्राप्त होगा, तो उस संतति जो प्राप्त होगा उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा लिखा हुआ, नर तथा मादा युग्मक संलयन के पश्चात जो जीव बनता है उस विधि को लैंगिक जनन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन विधि कहते हैं। तो समझते हैं इनको, किस तरह से एक नया संतति बनता है और वो कहां पे बनता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, लैंगिक प्रजनन के लिए चाहिए क्या, एक मेल गैमिट, मतलब एक मेल पेरेंट्स होना चाहिए और एक फीमेल पेरेंट्स होना चाहिए, फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, एक मेल पेरेंट्स और दूसरा फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट्स से मेल गैमिट शुक्राणु बनता है, और फीमेल पेरेंट्स में क्या होता है, फीमेल गैमिट ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, जरा ध्यान समझो, यहाँ पे स्पर्म के निर्माण होने की प्रक्रिया जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं। याद है, आगे पढ़ेंगे अभी, शुक्राणु जनन पढ़ते हैं ना, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये स्पर्म का निर्माण कहां पे होता है, तो वृषण में होता है। कहां होता है, वृषण में होता है। ठीक है, ओवम का निर्माण कहां होगा, फीमेल्स के अंडाशय में होगा, ओवरी में होगा। कहां पे होगा, ओवरी में होगा। और ओवम के निर्माण की जो प्रोसेस है उनको क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, आगे इसको भी पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो फिलहाल ये समझना है कि नई संतति कैसे बनता है। तो एक मेल गैमिट स्पर्म और दूसरा फीमेल गैमिट ओवम ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जब मिलेगा तो मिलने का जो प्रोसेस होगा उनको कहेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और हिंदी में इसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, मतलब ये दोनों जब मिलेगा तो इनको क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। इंटरकोर्स के बाद ये मिलेगा, जब दोनों क्या होगा, आपस में जब संबंध बनाएगा, उसी समय क्या होगा, ओवम स्पर्म क्या होगा, दोनों आपस में मिलेगा। और मिलने की जो प्रोसेस है इन्हीं को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। समझ में आ गया। जब ये दोनों मिल जाएगा तो एक विशेष संरचना, देखिए स्पर्म जो होता है, स्पर्म का आकार इस तरह से होता है। ठीक है, ओवम का आकार इस तरह से होता है, इसमें केंद्रक इसमें केंद्रक होता है। दोनों का केंद्रक क्या होगा, मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या करेगा, एक द्विगुणित संरचना बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, या हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म नज बोलते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जायगोट जो बनेगा कहां बनेगा, तो जायगोट बनता है फेलोपियन ट्यूब में। कहां बनता है, यहां से लेकर यहां तक जो रचना है ये क्या, फेलोपियन ट्यूब है। इसी ट्यूब में बनेगा जायगोट, मतलब स्पर्म इधर से जाएगा। ठीक है, स्पर्म इधर से जाएगा, इधर से ओवम आएगा, और दोनों यहीं पे जाकर के मिलेगा। ठीक है, यही बन जाएगा क्या, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट। अब जायगोट जो है 2-4 सेल में विभाजित होगा, 8-16 में, 32 सेल में विभाजित होगा, धीरे धीरे डिवीजन होगा। ठीक है, 2-4 सेल जो होगा इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। 8-16 वाले सेल का जो संरचना होगा उनको कहेंगे मोरूला। क्या कहेंगे,
मुरुला कहेंगे। और 32 स्ट्रक्चर जब बन जाएगा यहां तक आते आते क्या होगा, 32 स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब जाइगोट यहां बना, 2-4 सेल बनाया, फिर 8-16 बनाया, फिर 32 बना देगा। ठीक है, तो 32 सेल वाला जो संरचना है उनका नाम है ब्लास्टोसिस्ट पूरक कोटि। मोस्ट इंपॉर्टेंट संरचना है ये ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाकर के गर्भाशय की आंतरिक दीवार में, गर्भाशय की आंतरिक दीवार इंडोमेटेरियम में जाकर के ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इनप्लांटेशन बोलते हैं, अंतरोपण बोलते। रे ध्यान देता, अंतरोपण बोलते हैं। समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब जो ब्लास्टोसिस्ट अब ये धीरे धीरे क्या होगा, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यू में, ऑर्गन्स में डिवाइड होगा और एक एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, एक फीटस बना देगा। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो है ये फीटस बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। यहां भी हम कह सकते हैं जाइगोट जो ये क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ठीक है, जाइगोट किस तरह से 2, 4, 8, 16, 32 सेल बनाए ये आपको हम बता दिए यहाँ पे। ठीक है, कहां पे प्रक्रिया होगा, तो यूट्रस में ये क्या होगा, शिशु का विकास होगा। यूट्रस में क्या होगा, शिशु का विकास होगा। तो ये लैंगिक जनन था। इस तरह से क्या होता है, नई संतति का निर्माण होता है। 9 महीने 18 दिन में क्या होगा, 9 महीने 11 दिन में क्या होगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा शिशु। कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, वो उनका प्रसव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा। ओके, तो ये लैंगिक प्रजनन समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन की घटना देखेंगे। क्या देखेंगे, लैंगिक प्रजनन की घटना। तो 3 इसमें महत्वपूर्ण घटना होता है। कितना घटना होता है, 3 घटना। एक होता है लैंगिक पूर्व घटना। ठीक है, यही है ना, लैंगिक पूर्व घटना होता है ना। लैंगिक पूर्व घटना में क्या होता, वही निषेचन पूर्व घटनाएं बोले, लैंगिक पूर्व घटना की बात है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन का प्रक्रिया होता है ना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा, पहले युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। यहाँ ध्यान समझो, घटना को समझा देते हैं। ये निषेचन यहाँ पे हुआ ना जी, तो निषेचन पूर्व घटना बोल रहा था। निषेचन से पहले क्या हुआ, अंडजनन हुआ ना। और निषेचन से पहले क्या हुआ, शुक्राणुजनन हुआ। निषेचन से पहले जो घटना होगा उनको क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना बोलेंगे। तो निषेचन से पहले जो घटना हो रहा है वो है अंडजनन। क्या है, अंडजनन है। बाकी इसके बाद क्या, शुक्राणुजनन। ये घटना तुम लोग मिलने वाला घटना मत समझ लेना, समझ में आया। यहाँ मिलने वाला घटना नहीं हो रहा, मतलब शुक्राणु अंडाणु बनने वाला घटना तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अंडाणु जब बनेगा उसको बोलेंगे oogenesis, और शुक्राणु जब बनेगा क्या बोलेंगे, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये है निषेचन पूर्व घटना। समझ में आ गया। इनके बाद क्या होगा, इनके बाद निषेचन होगा। दूसरा घटना में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। और निषेचन के बाद का जो घटना होता है उनको क्या बोलेंगे, निषेचन पश्च घटना बोलेंगे। तो निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद होगा कौन सा घटना, भ्रूण बनेगा। इसके बाद ना जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा ना। इस घटना को क्या नाम दिया गया, निषेचन पश्च घटना नाम इनका दिया गया। तो इसमें हम लोग भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। किसमें, निषेचन पश्च घटना में क्या पढ़ते हैं, भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन का 3 घटना होता है। तीनों घटना हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे, लैंगिक जनन की घटनाओं को देखेंगे। देखिए लैंगिक प्रजनन में जो है ये मुख्यतः 3 घटना होता है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तीनों को थोड़ा समझते हैं बढ़िया से, ध्यान दें। यहाँ पे पहला है निषेचन पूर्व घटना। तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो निषेचन होने से पहले जो घटना होगा उनको क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना बोलेंगे। समझ में आया। हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना, इनके बाद निषेचन, इनके बाद निषेचन पश्च घटना पढ़ेंगे। तो निषेचन सबको समझ में आ रहा होगा। निषेचन क्या होता है, निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, उन्हीं को निषेचन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बना करके बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फिलोपियन नलिका हो गया ना, इधर से स्पर्म जाता है, इधर से ओवम जाता है। तो यहीं पे क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन से पहले जो घटना होगा उनको क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना बोलेंगे। निषेचन से पहले क्या होगा, युग्मक रहेगा तभी निषेचन हो पाएगा। तो युग्मक बनेगा पहले। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। तो जो मेल पेरेंट्स है, फीमेल पेरेंट्स है, उसी में क्या होगा, युग्मक बनेगा। निषेचन से पहले क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोलते हैं। तो मेल में जो युग्मक बनेगा स्पर्म, उसको बोलेंगे शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो युग्मक बनेगा अंडाणु, उसको क्या बोलेंगे, अंडजनन या oogenesis बोलेंगे। समझ में आया। तो इनको भी हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे, इनका डिफरेंट। ठीक है, इनके बाद क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना में युग्मक स्थानांतरण होगा। युग्मक तो बन गया, अब युग्मक जहां बना वहीं रहेगा, तो निषेचन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। युग्मक जहां बना है उनको
कुछ प्रोसेस के द्वारा उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा, जहां पे अंडाणु वहां पहुंचाने पड़ेगा, तभी क्या होगा, निषेचन हो पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो अचल होता है, वो चल नहीं पाता है क्या। तो अंडाणु जब फैलोपियन नलिका में आती है तो सीलिया इनको क्या करता है, यहाँ सीलिया लगी होती है, इनको मूव करवा करके यहाँ तक पहुंचा देती है, ठीक है। लेकिन अब कहा यहाँ पे शुक्राणु को पहुंचना, शुक्राणु क्या होता है, लेसन बनाते वक्त, संबंध बनाते वक्त क्या होता है, शुक्राणु जो होता है मैथुन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ तक पहुंच जाता है। शुक्राणु जो होता है वो चल होता है, मतलब वो गति कर पाता है ना, पूंछ की सहायता से पढ़ा है पहले। शुक्राणु गति करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। कितना शुक्राणु होता है, मिलियन शुक्राणु होता है, करोड़ों लाखों की संख्या में शुक्राणु होता है, लेकिन केवल एक ही शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ मिल पाता है। समझ में आया। मतलब शुक्राणु जब एक बार होता है, जब काम एक ही शुक्राणु का था तो करोड़ों मिलियन शुक्राणु देने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग लड़का को फालतू ही समझा है, मतलब भगवान भी जो लड़का को फालतू ही समझ के रखा है भाई, हद है। लेकिन लड़की को देखो, अब लड़की में केवल एक ही अंडाणु निकलेगा, मतलब ये फालतू नहीं है, इसमें केवल एक ही अवयव निकलेगा। लेकिन लड़का में देखो करोड़ों मिलियन शुक्राणु एक ही बार में, भाई एक ही देता, दो देता, तीन देता, मिलियन देने की क्या आवश्यकता। तो एक शुक्राणु और एक अंडाणु ही मिलेगा, तब जाकर के निषेचन प्रक्रिया हो जाएगा। समझ में आया। तो युग्मक जनन हो गया, युग्मक जनन के बाद क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण हो गया। तो ये दोनों प्रोसेस जो है निषेचन पूर्व घटना में आता। समझ में आ गया। अब ये दोनों प्रोसेस होगा तो इनके बाद क्या होगा, निषेचन हो जाएगा, होगा ना। युग्मक बन गया, युग्मक का स्थानांतरण हुआ, तो जाकर के क्या हुआ, निषेचन हुआ ना, शुक्राणु अंडाणु मिला ना जी। तो इनके बाद जो घटना होगा लैंगिक जनन का, वो होगा निषेचन। क्या होगा, निषेचन होगा। समझ में आ गया। इनके बाद निषेचन के बाद जो घटना होगा, निषेचन के बाद का घटना को क्या बोलेंगे, निषेचन पश्च घटना बोलेंगे। तो इस पश्च घटना में होता क्या है, तो इस पश्च घटना में जायगोट बनता है। क्या बनता है, अभी जस्ट पहले बताया है ना, जायगोट बना, फिर जायगोट बनने के बाद भ्रूण बनेगा। समझ में आया। जायगोट बनेगा, इनके बाद भ्रूण का विकास होगा, कहां पे, तो गर्भाशय के अंदर। इसे ही क्या बोलते हैं, निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। समझ में आ गया। ये शॉर्ट वीडियो था, मतलब शॉर्ट टर्म इनको थोड़ा करके सबको बताए हैं। डीपली अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो डाला हुआ पहले से, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग निषेचन के प्रकार को देखें। निषेचन तो हम लोग समझ लिया, अब निषेचन के क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे ना। तो क्या प्रकार होता है निषेचन के प्रकार में, इनके दो प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाय निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाय निषेचन किनको बोलते हैं, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन है वो कहां पे हो, मादा शरीर के बाहर हो, बाहरी वातावरण में, एनवायरमेंट में हो, तब उसको बाय निषेचन बोलेंगे। तो ये मेढक में होता है, कहां होता है, मेढक में होता है। और आंतरिक निषेचन किसको बोलते हैं, जब युग्मक का संलयन जो है, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उनको क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन बोलेंगे। समझा। ये किसमें होता है, मनुष्य हो गया, गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली जो भी है, इन सभी में क्या होगा, जो भी जंतु इन सभी में क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा, ठीक है। लेकिन मेढक जो है इसमें क्या होता है, बाय निषेचन होता है। तो कैसे बाय निषेचन होता समझते हैं इसको। मेढक में क्या होता है, जो नर मेढक और मादा मेढक होता है, मादा मेढक क्या करती है, जो अंडाणु होता है, जो ओवम एग्स होता है, अंडा जो होता है, उनको पानी में वो छोड़ देती है ना। इस तरह से पानी में क्या करते हैं, अंडा को वो छोड़ देती है। समझ में आप, कई जगह अंडा को वो छोड़ देती है। और जो नर मेढक होता है वो अंडे को खोज करके उस पर जाकर के शुक्राणु डाल देता है। इस तरह से क्या होता है, वहां निषेचन हो गया, तो बाहर में हो गया निषेचन। तो इसी निषेचन को बोलेंगे बाय निषेचन। क्या बोलेंगे, बाय निषेचन बोलेंगे। समझ में आ गया। इसमें साथ भी आता है ना।